सिंगापुर एक ऐसा आइलैंड जो साइज में न्यूयॉर्क से भी थोड़ा छोटा है, एक ऐसा आइलैंड जिसमें 60 लाख से भी कम लोग रहते हैं। बट इसकी इतनी कम साइज और इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आज ये कंट्री ऑलमोस्ट $500 बिलियन की इकोनॉमी होल्ड करती है। सिंगापुर दुनिया की चौथी लीस्ट करप्टेड कंट्री है, बट ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। ज्यादा पीछे नहीं भी जाए तो सिर्फ 50-60 साल पहले तक भी सिंगापुर एक डेस्परेट पुअर कंट्री थी। इस छोटे से आइलैंड ने बहुत ही कम समय में इतनी रिमार्केबल सक्सेस अचीव कर ली है और इसलिए काफी इकोनॉमिस्ट कहते भी है कि बाकी छोटे छोटे देश जो ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिंगापुर की पॉलिसीज को रेप्लिकेट करके अपने आप को सेकंड सिंगापुर बना सकते हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि एक ऐसा आइलैंड जिसपे ना कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो भी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दीस्ट इकोनॉमी बन सकती है, तो कोई भी देश इस सेम चीज को अचीव कर सकता है। सो मे बी यस, मे बी नो, क्योंकि सिंगापुर की इस सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि बहुत कम चांसेस है कि कोई दूसरी कंट्री सिंगापुर की सेम पॉलिसीज को अप्लाई करके उसी लेवल की सक्सेस हासिल कर ले। सो बाकी इकोनॉमिस्ट सिंगापुर की इस रैपिड डेवलपमेंट से क्या सीख सकती है और क्या वो इसे अपने देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं और किस चीज ने सिंगापुर को इतना सक्सेसफुल बना दिया, एंड फाइनली इसकी सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाना इतना मुश्किल क्यों है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर सिंगापुर की शुरुआत थोड़ी सी अनयूजुअल थी। जहां इंडिया जैसी कई कंट्रीज ने लड़के इंडिपेंडेंस हासिल की या बेस्ट के सिनेरियो में नेगोशिएट करके इंडिपेंडेंस मिल गई थी, वही सिंगापुर में इंडिपेंडेंस थोपी गई थी। ये छोटा सा आइलैंड किसी समय पर मलेशिया का पार्ट हुआ करता था, जिसे सभी कॉलोनियल एम्पायर्स एक ट्रेड पोर्ट की तरह यूज करते थे, जिससे ये रीजन काफी डाइवर्स तो बना, बट यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए चीजें काफी ज्यादा टेंस होती थी। और रही सही कसर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी हो गई जब जापानीज फोर्सेस ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद कुछ सालों ये एक सिटी की साइज पे स्लम था जहां अधिकतर रेसिडेंट्स कंप्लीट पॉवर्टी में जी रहे थे। अब मलेशिया ने भी देखा कि लोग इतने इंटेंस कंडीशंस में जी रहे हैं और ये कभी ना कभी आके तो रिवोल्ट करेंगे, और इसी वजह से उसने 1965 में सिंगापुर को अपने आप से अलग कर दिया। मतलब सिंपली बात यह है कि सिंगापुर को सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। अब नई गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि अगर उन्हें अपने सारे इश्यूज को फिक्स करने हैं तो उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने होंगे। और पावर में आते ही सबसे पहली चीज गवर्नमेंट ने ये की कि प्राइवेट ओनरशिप से एक बड़ा चंक ऑफ लैंड बिलो मार्केट रेट्स में एक्वायर कर लिया ताकि एक अफोर्डेबल पब्लिक हाउसिंग बना सके। अब जब भी लोग आर्ग्यू करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी भी सिंगापुर की तरह चलनी चाहिए, तो वो सिर्फ ऊपर से देखते हैं। पर अगर आज आप किसी भी बड़े देश में लैंड वाली पॉलिसी को अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। आपने सुना होगा कि सिंगापुर में इनकम टैक्स बहुत कम है, और ये बात बिल्कुल सच है। एज ऑफ नाउ उनकी इनकम टैक्स की मैक्सिमम रेट 24% है, और ये 24% भी उन लोगों के लिए है जो साल का रफली अराउंड $7.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम सिंगापुर के वर्कर्स के 20% सैलरी गवर्नमेंट के पास जाती है और ये देना कंपलसरी है। बट ये पैसे कोई गवर्नमेंट फंड में नहीं जाते हैं, बल्कि एक ऐसे कम्युनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाते हैं जिसे लोग बाद में यूज कर सकते हैं। अब इस 20% के अलावा और 16% वर्कर्स से लिया जाता है जो उनके रिटायरमेंट और हेल्थ केयर फंड में जाता है, और इसी वजह से एट मिनिमम सिंगापुर के लोग अपनी इनकम का एटलीस्ट 36% शुरू से ही सेव कर रहे हैं, जो यूएस की एवरेज सेविंग रेट से ऑलमोस्ट डबल है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सिंगापुर के लोग खुद भी सेविंग्स करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो इन फोर्स सेविंग के अलावा भी खुद से सेविंग्स करते हैं। एक एवरेज सिंगापोरियन अपनी इनकम का 48% तक सेव कर रहा है, और अगर इतनी सेविंग रेट है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो एक डिसेंट अमाउंट नहीं कमा रहे। अब गवर्नमेंट के लिए दूसरा बड़ा टास्क था इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना। हालांकि इस कंट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, जो पूरे वर्ल्ड की सिंगल बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, और इसका रीजन ये भी है कि इसे कॉलोनियल पीरियड में एक ट्रेड पोर्ट की तरह यूज किया जाता था। अब जैसे ही एशिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बना, पूरी दुनिया एक दूसरे से और इंटेंसली ट्रेड करना शुरू कर देती है। अपने आप को शिपिंग नीड्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाने के साथ साथ इसने अपने एरिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज भी डेवलप कर लिया था, जहां कंपनीज पूरे एशिया में ट्रेड होने वाले रिसोर्सेज की प्राइस सिक्योर कर सकती थी। गवर्नमेंट के इस अथॉरिटी और कैपिटलिज्म वाले शानदार ब्लेंड की वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज मैदान में उतरी। अब उसकी ऑयल इंडस्ट्री को भी ग्लोबली कम्पीट करने के लिए एक मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, बट मिड 1970s में सिंगापुर की ऐसी हालत नहीं थी कि वो खुद इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसलिए उसे अब ऐसी मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज को अट्रैक्ट करना था जो यहाँ आकर उसके लिए ऑयल इंडस्ट्री सेटअप करे, जिसके बदले में गवर्नमेंट उनसे अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। अब फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते समय, स्पेशली एक सिंगापुर जैसी अनस्टेबल कंट्री में, तो फॉरेन कंपनीज को एक कंपेलिंग रीजन चाहिए था कि वो वहाँ क्यों जाए। अब सिंगापुर की जियोग्राफिकल लोकेशन का पोटेंशियल समझ में आता है, बट जिसने इसे एक लॉजिकल चॉइस बनाया वो थी फ्रीडम, जो फॉरेन ऑयल कंपनीज को सिंगापुर में मिल रही थी, और एक सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि सिंगापुर में लंबे समय से एक सिंगल पार्टी का रूल चलता आ रहा था, जिससे उनकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रहने
होने की भी उम्मीद थी। एक और बेनिफिट जो सिंगापुर के पास था वो ये था कि उसने इंग्लिश कॉमन लॉ लीगल सिस्टम अपना रखा था, जो एक वेल रिगार्डेड सिस्टम था, विच वॉज मच मोर अट्रैक्टिव फॉर इंटरनेशनल कंपनीज। सही समय पर सही जगह पर होना और सही डील्स करने के लिए सही अथॉरिटी का होना सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस की फाउंडेशन रही है। बट सिंगापुर को हमेशा एक पोस्टर बॉय की तरह दिखाया गया है, जहाँ टैक्सेस और बिजनेस रिस्ट्रिक्शन काफी कम है। बट बात यह है कि कंपनीज यहाँ आकर अपने ऑपरेशन सेटअप करती है तो वो इकोनॉमी को और दूसरे तरीकों से कंट्रीब्यूट करती है। रियलिटी ये है कि सिंगापुर में भी टैक्सेस है और वो कंपनीज के लिए कोई इतने ज्यादा काइंड भी नहीं है। और ये चीज भी कोई नहीं बताता है कि सिंगापुर में काफी सारे टैक्सेस है, जैसे वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्सेस है और किसी कार के रजिस्ट्रेशन पर भी आपको काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक एवरेज सिटीजन या एक एवरेज कंपनी जो सिंगापुर में अपने ऑपरेशन रन कर रही है वो गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट उतना ही पे करती है जितना बाकी एडवांस्ड इकोनॉमीज में करती है, बस तरीके अलग अलग है। सिंगापुर की टोटल जीडीपी में गवर्नमेंट का शेयर रफली अराउंड 16% है, जो ऑलमोस्ट यूएस के बराबर है। अब क्योंकि सिंगापुर साइज में छोटा है तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सर्विसेज की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है और एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। मतलब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को एक सिटी जितना देश ही तो संभालना, बट उसके बावजूद भी वो जीडीपी से उतना ही रेवेन्यू ले रही है जितना यूएस गवर्नमेंट दुनिया की चौथी लार्जेस्ट कंट्री होने के बाद ले रही है। सो लॉजिकली सिंगापुर गवर्नमेंट अपने फेयर शेयर से थोड़ा ज्यादा ही ले रही है। अब ये सही है गलत है ये आप डिसाइड कीजिए। अब इनकी ऑलमोस्ट 10% वर्क फोर्स रोज मलेशिया से अप डाउन करती है, जो उनकी इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करते हैं बट वो इनकी पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते और इसी वजह से इनकी पर कैपिटा इनकम निकालने में भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जिस वजह से सिंगापुर को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है उन कंट्रीज के कंपैरिजन में जहां ये क्रॉस बॉर्डर वर्कफोर्स वाला सिस्टम नहीं है। इन सब चीजों से मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, इसे टैक्सेस कम करने से सिंगापुर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और भी कई फैक्टर्स है। अब एक कंट्री इंडिपेंडेंट होते ही अपने आप को एक ऐसी लोकेशन पे पाती है जो जल्दी दुनिया का एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बन जाता है। गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने के लिए एक अनचैलेंज्ड पावर होती है और गवर्नमेंट भी उस पावर का यूज खुद मजे करने के लिए नहीं बल्कि अपने देश को डेवलप करने के लिए करती है और उस रीजन में वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। देन श्योर कोई भी कंट्री सिंगापुर बन सकती है, बट ये नियरली इम्पॉसिबल है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू।